साथियों नमस्कार। अभी अपने चर्चा करेंगे। मेरा निवेदन है जो भी साथी हैं वो जुड़ें और इसको आगे से आगे शेयर करें ताकि अपनी बात का कोई औचित्य हो, अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जो भी साथी जुड़ रहे हैं वो लिंक को आगे शेयर करें ताकि और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी जुड़ सकें। जो भी साथी जुड़े हैं वो आगे लिंक को शेयर करते रहें ताकि और जुड़ते रहें। कैमरे पे हूँ मैं, और आगे थोड़ा शेयर करें ताकि और साथी जुड़ें थोड़ा। अभी 2-4 साथी और जुड़ जाएं तो अपने चर्चा शुरू करते हैं। साथियों, ये जो सूरतगढ़ की घटना है उसके बारे में अपने विषय पर बिंदुवाइज चर्चा करेंगे। क्या रहा, क्या हुआ, आगे क्या करना है, कैसे करना है, इस सब पर। तो जो भी साथी जुड़े हैं उनसे मेरा फिर एक बार आग्रह है कि वो लिंक को थोड़ा शेयर कर दें ताकि और लोग भी जुड़ते रहें। हाँ, तो अब चर्चा शुरू करें साथियों। पहले तो मैं जो भी साथी कल के इस आंदोलन में सूरतगढ़ जो पहुँचे, सर्व समाज के जो लोग पहुँचे, सबको मेरा दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। जो लोग आना चाह रहे थे किसी कारणवश नहीं आ पाए उनको भी मेरा धन्यवाद है। जो जिन्होंने मन से वचन से हमारा साथ दिया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जन की लड़ाई है, किसी एक आदमी से नहीं लड़ी जाती, सबको मिलकर लड़नी पड़ती है और मिलकर लड़ने से ही उसमें कुछ हासिल किया जा सकता है। इस घटना के बारे में वैसे तो सब जगह सोशल मीडिया पे आज तक का टीवी न्यूज़ चैनल है, सब पे स्टोरी वगैरह कवर हो रही है। ये एक बेहद गरीब परिवार है और गरीब कितना गरीब है कि गरीब की कोई सीमा नहीं है। बैठने के लिए जगह नहीं है उस परिवार में। ऐसा परिवार पुजारी परिवार है जो पूरे गांव में मंदिर की पूजा करता है और पूरे गांव के लोगों को सद्बुद्धि का ज्ञान देता है। और हमारे मन में इस प्रकार की एक इच्छा होती है कि जो पुजारी लोग हैं वो समाज को कोई एक नई दिशा देते हैं। अब नई दिशा देने वाले आदमी के साथ भी किसी प्रकार की कोई घटना घटित हो जाए तो हम क्या उम्मीद करें। इसमें क्या हुआ, जो बदमाश लोग थे उन्होंने सीरियल मर्डर किया। पहले उस परिवार की बहू का मर्डर किया, फिर उसके परिवार की बेटी का मर्डर कर दिया। उस मर्डर के विषय में कल एक सरकार से समझौता हुआ। समझौता ये हुआ कि जो पुलिस की लापरवाही रही, और लापरवाही ये रही कि जो वहाँ का तत्कालिक डिप्टी, जिसको अपने DYSP बोलते हैं, प्रतीक मील नाम से था, उसने इस पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया और परिवादी को इतना मानसिक प्रेशर और टॉर्चर किया कि उसने आत्महत्या करना सही लगा। उसने सोचा कि मैं इससे अच्छी है मर जाऊं तो ठीक रहूं, और इसी अवसाद में जाकर बच्ची ने आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्या नहीं, एक प्रकार का मर्डर है, और वो भी पुलिस के अफसर द्वारा किया गया मर्डर। इसलिए सभी साथियों की ये मांग थी कि जिस अधिकारी ने बच्ची को इतना टॉर्चर किया कि तू एक लड़के का नाम ले, 2 का ले, तीसरे का मत ले, इसका मत ले, उसका मत ले,
हम तेरे पे ये कर देंगे वो कर देंगे। गरीब परिवार था, कभी बाहर निकला नहीं था, उसे पता नहीं था कैसी क्या बात है, इसलिए वो अवसाद में आई। और अवसाद में आने से पहले उसने एक काम ठीक किया कि अपनी सारी बात उसने टीवी चैनलों को बुला के उसमें इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू दिन में उसने इंटरव्यू दिया और रात के अंधेरे में उसने फांसी खा ली और अपने जीवन की ही लीला समाप्त कर ली। तो इस सारी बात में कल ये हुआ कि हम उसके ऊपर FIR हो, तो एक डिप्टी, एक उसका रीडर और एक जो तीसरा फरार था उस पर 306 का मुकदमा दर्ज हो गया। अब सरकार ने हमें कल आधा न्याय दिया। इसमें जो बातें सामने निकल कर आई वो बातें ये आई कि जो तीसरा आरोपी था, मुख्य जो मर्डर की वजह ये थी, मुख्य उस लड़की की आत्महत्या या प्लांट मर्डर का ये कारण था कि जो तीसरा आरोपी था उस पर राज का दबाव था कि इस तीसरे आरोपी को निकाला जाए। प्रशासन पर राज का इतना दबाव था कि जो रक्षक था, जो पुलिस का एक कप्तान था, DYSP अपने आप में बहुत बड़ा पद होता है, उस पद के आदमी पर इतना दबाव आ गया राज का कि उसने परिवादी को, 19 साल की एक लड़की जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची है, 19 साल की बच्ची पर इतना दबाव डाला कि वो दबाव सहन नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। इतना दबाव, और दबाव का कारण था राज। सारे सोशल मीडिया, जितने भी न्यूज चैनल है, उसका खुद का बयान है, सारों में उसने ये कहा कि एक मंत्री का, ये जो सरकार बनी है, सरकार राम के नाम पे सरकार आई और इसके मंत्रियों ने राम के पुजारियों की बहन बेटियों को मार दिया और उनके साथ गैंग रेप किया और मंत्री तमाशबीन बनते रहे और उन आरोपियों को बचाने का प्रयास करते रहे। और प्रयास क्या करते रहे? यहाँ का एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री है लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र से, सुमित गोदारा। एक जो अपराधी था वो सुमित गोदारा का कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से उसका रिश्तेदार था और वो ये चाह रहा था डिप्टी के मार्फत कि इस बच्चे को बाहर निकालें। बच्चा तो क्या कहेंगे, इस दरिंदे को इस मुकदमे से बाहर निकाले और ये बच जाए। इसके लिए बच्ची को मानसिक परेशान किया गया और वो मानसिक दबाव वो बच्ची नहीं झेल पाई। तो ये बातें सारी देखने के बाद ये चला कि वो डिप्टी जितना गुनहगार है उतना गुनहगार सरकार का मंत्री भी है। आज चुनाव का समय है और चुनाव के समय में, चलते चुनाव में, इस सरकार के मंत्री ने हमारे लोगों के साथ एक गरीब पुजारी की बेटी को मरवा दिया, गैंग रेप करवा के। हमें क्या इस पर बात नहीं करनी चाहिए? हमें ये सोचना नहीं चाहिए भाई इस प्रकार के दरिंदे, जो भी अपराधी होता है उसके न जाति होती, न धर्म होता, न ईमान होता, न कुछ और होता। अपराधी होता है, उसके बावजूद उसको अपना रिश्तेदार, अपना निजी मानते हुए उसको छिपाए रखा। जैसे बच्चे ने आत्महत्या की, आत्महत्या के तुरंत आधे घंटे बाद उस अपराधी को पेश कर दिया गया। अपराधी को शरण देना उतना ही बड़ा अपराध है जितना उसने अपराध किया है। किसी आदमी ने मर्डर किया है और मर्डर को यदि हम शरण देते हैं तो हमारे पर भी वही धाराएं लगती है, क्योंकि हमने उसे कहीं न कहीं सरकार की नज़र से छुपाया है। तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि भाई ये इतने दिन कहाँ था, किसकी शरण में था। जिस मंत्री का नाम आ रहा है उस मंत्री पर भी जांच होनी चाहिए। जब आज मैं एक समाज की बात करूं, मेरा पुजारी समाज 90% बीजेपी को वोट देता है। जिस जगह से ये मंत्री आता है उस मंत्री को मेरे समाज ने वोट दिए। क्या इस दिन के लिए दिए कि वो हमारी बहन बेटियों को नोच कर खाएंगे? तो साथियों, बात ये है, अपराधी अपराध करता है। अब अपराध करने के बाद हमारा नैतिक कर्तव्य क्या बनता है, हमें क्या करना चाहिए, इस बात पर भी हमें चर्चा करनी है। अब बात यह है कि मैं जितने भी साथी सुन रहे हैं, सभी साथियों से मेरा एक तो ये आग्रह है, सोमवार को सुबह हमें एक मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन लिखना है। ज्ञापन में जिस अधिकारी के खिलाफ 306 का मुकदमा दर्ज है उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड करने के बाद उसे गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार
करने के लिए क्या होता है कि जब कोई भी आत्महत्या करती है तो उसमें सबसे बड़ा एविडेंस होता है उसका सुसाइड नोट। तो बच्ची ने पूरी दुनिया के सामने 4 टीवी चैनलों पर अपने मरने की वजह बताई। तो सीआई ये जो डिप्टी है, डिप्टी के सस्पेंड का सबसे बड़ा कारण उस बच्ची का दिया हुआ बयान, उसका वीडियो रिकॉर्ड है जिसमें बच्ची कह रही है कि इस डिप्टी के दबाव, इतना दबाव है कि मुझे मरना पड़ेगा। तो मेरा यह है कि तुरंत प्रभाव से जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी डिप्टी को सस्पेंड किया जाए और सस्पेंड करके उसे 306 में गिरफ्तार किया जाए। और यदि साथियों पुलिस सही काम नहीं करती है, 1% पुलिस दबाव में काम करेगी, तो अपने को ये है कि सोमवार को सुबह सभी साथियों से निवेदन है कि अपने अपने तहसील मुख्यालयों पर हमें एक ज्ञापन लिखना है। और ज्ञापन में एक तो जो डिप्टी के खिलाफ जांच चल रही है, जो मुकदमा है 306 का आरोपी है डिप्टी, उस डिप्टी में जो बच्ची ने मीडिया के सामने बयान दिया और उस बयान में बच्ची ने ये कहा है कि मुझे इस डिप्टी से डर है और डिप्टी मुझे डरा धमका रहा है, तो उस बयान को रिकॉर्ड किया जाए और रिकॉर्ड करके उस बयान के आधार पर डिप्टी को सस्पेंड किया जाए और सस्पेंड कर उसे गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा ये अपराधियों को बढ़ाते रहेंगे और अपराधियों के हौसले बढ़ते रहेंगे। ये बात एक उस बच्ची की नहीं, उसकी भाभी की नहीं, केवल 2 बच्चियों की नहीं, ये बात पूरे सर्व समाज की है कि इस प्रकार की घटनाएं किस प्रकार की मानसिकता को जन्म देती है। ये जो मानसिकताएं हैं वो आने वाले भविष्य को नुकसान करेगी। तो मेरा विशेष तौर से साथियों से ये निवेदन है कि एक तो हमें क्या करना है कि जितने भी हमारे तहसील हेडक्वार्टर है उन पर हमें मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देना है और उनसे ये मांग करनी है कि पुलिस की बजाय एसओजी से जांच करवाई जाए। दूसरा, ये तुरंत प्रभाव से डिप्टी को सस्पेंड किया जाए और सस्पेंड करने के बाद उसे तुरंत प्रभाव से इमीडिएटली गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि हमें कहीं न कहीं शक है कि ये जो परिवार है वो अत्यंत गरीब परिवार है और ये परिवार को दबाने का प्रयास करेगा। इसलिए आज तक हमने जो काम किया, वो जो कल तक का काम था या आज तक का जो काम था, वो काम अधूरा था। आज से हमारा असली काम शुरू हुआ है, क्योंकि असली उस बच्ची की मौत का असली गुनहगार बाहर बैठा डिप्टी है, जिसकी दबाव के कारण हमारी बच्ची मरी है। तो उस आदमी को सजा मिले और उसको बचाने का काम उसके साथी भरसक रूप से करेंगे। परिवार को डराया धमकाया जाएगा, उसे 100 प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा। तो इसलिए हमारा ये निवेदन है सभी साथियों से कि हमें उस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिना डर भय के डट के खड़ा रहना है। अगर आज हम उस परिवार के साथ डटकर नहीं खड़े रहेंगे तो अगला नंबर हमारा है। दूसरा, जो मंत्री आज अपराधियों को शरण दे रहा है और ऐसे अपराधियों को शरण दे रहा है जिन्होंने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी, उस मंत्री को भी मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और यदि मुख्यमंत्री जी हमारी बात नहीं मानते हैं तो अपने एक समाज की, सर्व समाज की एक बैठक करनी है। उस बैठक में हमें तय करना है कि आगे हमें क्या करना है। तो आपसे ये भी निवेदन है कि जितनी हो सके, एक दूसरी बात ये भी है कि ये परिवार बहुत ही गरीब है, तो हमें कुछ इस प्रकार की एक व्यवस्था भी करनी चाहिए कि उसको कुछ आर्थिक सहायता दी जाए। हम उसके संपर्क में हैं और हमारा एक सब जो वहाँ की जो कमेटी बनी हुई है संग्रह समिति, उसका एक विचार है कि उसका एक फ़ोन पे नंबर लिया जाए और फ़ोन पे नंबर लेके हमें जितनी, जो आदमी जिस हिसाब से कर सकता है उसे हमें उसकी आर्थिक मदद भी करनी चाहिए। इस विषय पर भी हमें सोचना चाहिए। तो साथियों, क्राइम करना अपराधी का काम है, लेकिन उस अपराधी को शरण दे रही है, यह सबसे बड़ा अपराध है। इस बच्ची की मौत का मुख्य कारण यह रहा कि यदि जो तीसरा अपराधी था ये तुरंत यदि गिरफ्तार हो जाता तो आज ये बच्ची हमारे बीच में जिंदा होती, मरती नहीं। उसके भय के कारण मरी, वो गिरफ्तार नहीं हुआ। वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस मंत्री ने उसको गिरफ्तार होने नहीं दिया। तो हमारा तो वो मंत्री भी उतना ही गुनहगार है जितना वो डिप्टी गुनहगार है। हम किसी भी विचारधारा से हो सकते हैं,
हमारी राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन सामाजिक विचारधाराएं हमारी अलग नहीं है। समाज और एक समाज की बात नहीं, ये तो सर्व समाज की बात है। बेटियां सबकी साझी होती है। जब बेटियों पर इस प्रकार का अत्याचार हो और अत्याचार में इस प्रकार की बात सामने आए कि पुलिस प्रशासन का जो अधिकारी था, हमने उस अधिकारी के खिलाफ सबने मिलकर अपने उसके खिलाफ 306 का मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो मुकदमा दर्ज करवा दिया, जांच होगी और जांच में उसको सजा मिलेगी। लेकिन जिसके डिप्टी पर जिसका दबाव आया, वो आदमी तो आज मजे लूट रहा है, वो आदमी तो सरेआम खुला घूम रहा है। उस आदमी को तो बिल्कुल सामाजिक सरोकार ही नहीं है कि मेरे कारण एक परिवार उजड़ गया, एक हंसते खेलता जीवन उजड़ गया, एक ऐसी बच्ची जिसने जीवन में अभी तक कुछ देखा नहीं, उस बच्ची की अपनी जीवन लीला समाप्त हो गई। उस बच्ची को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। क्या वो आदमी सलाखों के बीच नहीं जाना चाहिए? क्या उस आदमी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? या सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो हम जैसे गरीब आदमियों को नोच कर खाएंगे? क्या हमारी आत्माएं इतनी सो चुकी है कि हम ऐसे आदमियों का भी गुणगान करेंगे? मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं कोई विचारधारा का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस मंत्री ने उस अपराधी को शरण दी, उस मंत्री को हटाया जाना चाहिए। वो मंत्री उतना ही दोषी है जितना डिप्टी दोषी है। डिप्टी ने डायरेक्ट मानसिक दबाव दिया बच्ची को, लेकिन दबाव का जो कारण था उस मंत्री को भी हटाया जाना चाहिए। मेरी ये मांग है, हम सबको मांग ये करनी चाहिए कि ये जो मंत्री है जिसके कारण इस अपराधी को रोका गया, या जिस अपराधी को मंत्री ने अपने घर में शरण दी, उस मंत्री को भी हटाया जाना चाहिए। अगर पुलिस तुरंत कार्रवाई नहीं करती है, अभी तो कल मुकदमा दर्ज हुआ है, 1-2 दिन का टाइम है, जो भी अपने परिवादी हैं उनसे वो बयान वगैरह लेंगे। अगर हमें लगता है कि अपने सब उस पर बैठ के चर्चा कर लेंगे कि लगे कि पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही है, तो ये बात हमें सोमवार को दोबारा हम चर्चा करेंगे। उसमें हम ये तय करेंगे कि जांच हमें एसओजी से देनी चाहिए। कुछ साथियों के फ़ोन आ रहे हैं, कुछ साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि पुलिस के आदमी को कैसे दोषी देगा? जो जांच कर रहा है उसकी यदि आत्मा मर चुकी है और उसके घर में यदि बहन बेटी नहीं है तो वो अपने साथी को बचा ले। लेकिन अगर हमें कहीं लगा 1% की वो बचा रहे हैं, तो हम एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि ये जांच है वो एसओजी से करवाई जाए और हाई कोर्ट की निगरानी में करवाई जाए। हाई कोर्ट भी हम जाएंगे, हाई कोर्ट में एक रिट लगाएंगे, उसके माध्यम से हम ये हाई कोर्ट को ये कहेंगे कि ये जांच आपकी निगरानी में की जाए। लेकिन ये बात कोई एक आदमी नहीं कर सकता, कोई 2 व्यक्ति नहीं कर सकते। हम जब सारे व्यक्ति मिलेंगे तो इस काम को कर सकते हैं। अभी हमारे भाई विद्याधर जी, अशोक जी ये कह रहे हैं कि आप मंत्री का नाम उजागर करो। मंत्री का नाम मैंने बता दिया, ये लूणकंड सर विधानसभा से जीते हुए विधायक श्रीमान सुमित जी गोदारा हैं, जिनका वो एक निजी रिश्तेदार था। जो तीसरा अपराधी जो फरार था, उनके कहने से ही डिप्टी साहब ने उनको गिरफ्तार नहीं किया, और जो अपराधी था वो उनकी शरण से ही गिरफ्तार किया गया। उन्होंने ही उसे छुपा रखा था, और उसने मैं ये कहूँगा कि हमारे समाज के जो लोग थे, मैं व्यक्तिगत आज एक जाति की इंडिविजुअल बात करूँगा पहले, कि मेरी जाति ने इंडिविजुअल मोस्टली 80% वोट सुमित गोदारा को दिया। अगर वोट की राजनीति बात आती है तो उस आदमी ने मेरे समाज की बच्ची के साथ इस प्रकार का अन्याय किया, क्या कारण रहा? पूछना चाहिए उस आदमी को कि आप यदि दरिंदे की मदद करते हो तो हमें एक कारण बताओ कि हमारी बच्ची को आपने ऐसा क्या हमारे घरों में कमी देखी कि आपने हमारी बच्ची को मरवा दिया? ऐसा क्या कारण रहा? क्या कारण रहा ऐसा? कहीं न कहीं हमारी कमजोरी दिखी है उस आदमी को। मैं तो ये कहता हूं कि जो दरिंदों की मदद करता है वो दरिंदा है, उसे कोई हक नहीं है कि वो मंत्री पद पर बना रहे। जो सरकार राम के नाम पे आई, जिसे लोगों ने राम के नाम पे वोट दिए, उसी सरकार के एक मंत्री ने
एक पुजारी परिवार की बेटी को कुत्तों की तरह नोच खाया, और जिन दरिंदों ने उस बच्ची को नोच खाया उन दरिंदों की आज वो मंत्री पैरवी करता है। क्या कारण है? कहीं न कहीं हम कमजोर हैं, कहीं न कहीं हम कमजोर हैं, इसीलिए हमारे साथ ये घटनाएं घटित हो रही है। ये एक घटना नहीं है, ये कोई पहली घटना नहीं है। पुजारियों के साथ पुजारी मेरे को इस प्रकार लगता है कि मरने के लिए जन्मा है और उसे लोग मारेंगे। और साथियों, इस प्रकार घुट के मरने से अच्छा है कि लड़कर मरो। अगर हम लड़के मरेंगे तो आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं वो पीढ़ियां संरक्षित रहेगी। आज हम लोग इतने सक्षम हैं, इतने सक्षम हैं कि हम हमारा काम खुद करते हैं। फिर हम किस बात से डर रहे हैं? हमें किस बात का डर है? किस बात का भय है? अरे भैया, ये घटनाएं किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं है। ये घटना जो सावंतसर में घटी है वो घटना कल प्रदीप के साथ रावसर में घट सकती है। वो घटना परसों किसी और के साथ घटित हो सकती है। कब तक हम इन घटनाओं को चुप होकर देखते रहेंगे? कब तक देखते रहेंगे? साथियों, हमें हमारे खून को ठंडा नहीं होने देना। मैं ये नहीं कहता कि हम कोई अराजकता करें, मैं ये नहीं कहता कि हम किसी प्रकार के कानून को हाथ में लें, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम हमारे हक के लिए बोल तो सकते हैं, हम हमारे हक के लिए आवाज तो उठा सकते हैं। और यदि हम हमारे हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित नहीं रहेगी। बड़ा दुख होता है इस प्रकार की जब घटनाएं देखते हैं। हमारा जो प्रदेश है, इस प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप एक कल्पना करो कि 3 लड़के, पहले जो लड़की अभी 2 दिन पहले फांसी खाई है उसकी भाभी को उन्होंने शिकार बनाया और उसने तंग आकर अपने आप को पेट्रोल डालकर जला लिया और मरना मंजूर किया। दरिंदों के सामने नहीं झुकी। उन दरिंदों की हिम्मत देखो, जब एक को शिकार बना लिया और शिकार बनाने के बाद उनका जी नहीं भरा, उनका मन नहीं भरा, उन्होंने उसी परिवार की दूसरी बेटी को टारगेट किया और दूसरी बेटी को भी खत्म कर दिया। कितने दुर्भाग्य की बात है। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। क्यों नहीं पहली बेटी जब अपनी जीवन लीला समाप्त की, हम क्यों नहीं पहुंच पाए? अगर हम समय रहते पहुंच पाते तो हो सकता था कि हम दूसरी बेटी को बचा पाते। लेकिन चलो, जो हो गया वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो होने वाला है हम उसको तो बचा सकते हैं। अगर साथियों हम चुप रहे ऐसे मामलों पर, या हमारे कहीं न कहीं निजी स्वार्थ देखते रहे, तो भैया किसी का घर बचने वाला नहीं है। किसी का घर बचने वाला नहीं है। हो सकता है किसी साथी के मेरे साथ नहीं बन रही हो सकता है मेरी किसी के साथ नहीं बन रही हो, लेकिन ये तो साथियों एक पूरे 36 कौम की समस्या है, कोई एक जाति विशेष की बात नहीं है। कमजोर हर जातियों में है, हर धर्म में कमजोर लोग हैं, और ये लोग कमजोर वर्ग को अपना निशाना बना रहे हैं। एक ऐसे परिवार को इन्होंने निशाना बनाया जिसकी पहले बहू को टारगेट करके उसे मरवा दिया, फिर उसी घर की बेटी को टारगेट करके मरवा दिया। तो आप देखो ऐसे लोगों की सोच कितनी खराब हो चुकी है। ऐसे लोग समाज में कितना नुकसान पहुंचाएंगे। अब जिनकी सोच खराब है वो तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन इनको जो लोग आरक्षण दे रहे हैं, जो लोग इनको संरक्षण दे रहे हैं, उन लोगों की सोच देखो कितनी खराब है। कौन संरक्षण दे रहा है? एक लोग जो सत्ता में बैठा है, मंत्री बना बैठा है, वो लोग उनको संरक्षण दे रहा है। दूसरा लोग कौन संरक्षण दे रहा है? जो लोग आज सरकारी नौकरी में बैठा है, इतनी बड़े पद पर बैठा है कि एक पूरे ब्लॉक को देखता है, जिसके नीचे कई थाने आते हैं, जिनको हम DYSP कहते हैं। कितनी शर्म की बात होगी पुलिस के लिए कि एक उसके कप्तान DYSP
आरपीएस पर 306 का मुकदमा दर्ज हुआ है। कितनी बड़ी बात है ये। और 306 का मुकदमा दर्ज हुआ है। बच्ची मरने से पहले अपना सुसाइड नोट वीडियो बना के भेज के गई है। पहले दिन मरती है, रात में, दिन में मीडिया के कई साथियों को बुलाकर वो अपनी आप बीती बताती है। हम तब भी नहीं जागते। मीडिया के साथी उसका इंटरव्यू लेके आते हैं, वो इंटरव्यू वायरल होता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो इंटरव्यू हमारे तक भी नहीं पहुंच पाता। क्या कारण? कहीं न कहीं हमारी मानसिकता उदासीन है। हम कहीं न कहीं उदासीन है, कहीं न कहीं हम कोई न कोई स्वार्थ में डूबे हुए हैं। साथियों, अगर जीवन की लड़ाई लड़नी है तो हमें ये स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। जब हमारी बहन बेटियों को ये भेड़िए नोच खाएंगे, यार काय तो हमारा काम आएगा? जीवन क्या काम आएगा हमारा? किस लिए जी रहे हैं? तो साथियों, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि किसी को गर्दन काटनी है, कटवानी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमें जरूरत पड़ने पर हमारे सिर गिनवाने हैं। हमें बैठ के सरकार को ये कहना है कि ये बात हम बार बार नहीं चलने देंगे, बार बार नहीं चलने देंगे। अभी गंगानगर में पीएम की रैली है, तो साथियों हमें पीएम साहब को यह अवगत करवाना चाहिए। जिस भी साथी की वहां तक पहुंच है, उस मंच तक पहुंच है, उस साथी को वहां जाके ये इस घटना से पीएम को अवगत करवाना होगा कि आप कौन से देश का निर्माण करने जा रहे हो, कैसे देश का निर्माण करने जा रहे हो। आपका कैबिनेट मंत्री, सरकार का एक कैबिनेट मिनिस्टर एक दरिंदे को सह देता है और हम कुछ नहीं कर पाते। तो जहां भी, मैं तो सर्व समाज से अपील करता हूं। मैं कोई एक जाति से, कोई एक धर्म से, कोई एक समाज से अपील नहीं कर रहा। मैं सर्व समाज से अपील कर रहा हूं। जो मार्मिक लोग हैं, जो समाज के पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों से मेरा ये निवेदन है कि सोमवार को जैसे ही ऑफिस खुले, मुख्यमंत्री जी के नाम एक लेटर लिखा जाए। उस लेटर में इस बच्ची के साथ जो घटना घटित हुई और जो डिप्टी के खिलाफ 306 का मुकदमा दर्ज है, और जो पूरी मीडिया देख रहा है, बड़े बड़े चैनल दिखा रहे हैं, चैनल कह रहे हैं कि एक कैबिनेट मंत्री का नाम है, उस कैबिनेट मंत्री का नाम लेके एक मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया जाए और उस ज्ञापन में मुख्यमंत्री जी से हम ये मांग करें कि हमारी जांच निष्पक्ष हो, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के देख रेख में हो, और उस जो ये मंत्री है उस मंत्री को हटाया जाए और जांच करी जाए। उस मंत्री की जांच करी जाए और जांच ये करी जाए भी, मंत्री की फोन कॉल डिटेल निकाली जाए और जो अपराधी है उसके जितने भी रिश्तेदार हैं, सारे रिश्तेदारों की फोन कॉल डिटेल निकाली जाए कि कितनी बार इस विषय में या कितनी बार इन अपराधी, इन दरिंदे से संबंधित लोगों ने मंत्री जी से कितनी बार बात हुई, कितनी बार उन लोगों के फोन हुए। अगर उन लोगों के फोन हुए, फोन कॉल डिटेल मंत्री की निकलती है तो मंत्री अपराधी है। एक अपराधी को शरण देना अपराध है और ये काम मंत्री ने खुले तौर पे किया है। दुख इस बात का है कि हमें कल तक पूरी इस बात का पता नहीं था, नहीं तो हम जिस प्रकार से डिप्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, कल उसी प्रकार हम उनके खिलाफ भी करवाते। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पूरी टीम को इस बात का पूरा पता नहीं था भी ये मंत्री की शरण में बैठा था। लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ साथियों, अभी आधा न्याय मिला है हमें। बाकी न्याय के लिए हमें लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, हमें उस परिवार के साथ डटकर खड़ा रहना पड़ेगा। तो जो भी साथी जिस भी विचारधारा से आते हैं वो उस विचारधारा में रहे। हमें कोई इस बात पर, हम राजनीति की बात नहीं करते, ना ही हमारी कोई राजनीतिक बात है। हम तो ये कहते हैं जिन लोगों ने, चाहे कोई आदमी जिसका जितना सहयोग रहा इस बच्ची की आत्महत्या को मजबूर करने में, जिस भी आदमी का जितना भी सहयोग रहा उसकी पूर्णतः जांच और उसे उतना ही दंड मिले। जिसका जितना सहयोग है उसे उतना दंड मिले। साथी का मैसेज आ रहा है कि उस पुलिस अधिकारी का नाम बताएं। मैंने बता चुका हूं, मैं पुलिस का जो डिप्टी है उसका नाम है प्रतीक मील। प्रतीक मील, उसका गुना इतना बड़ा है, उस गुना को छुपाया नहीं जा सकता। ये प्रतीक मील का नाम जब सोते हैं तो कानों में गूंजता है। इस आदमी ने एक बच्ची की
जीवन लीला खत्म कर दी। किस लालच में कर दी? पैसे लेके कर दी या मंत्री के दबाव में कर दी, लेकिन कर दी। कैसे कर दी मैं साथियों बताता हूं। जब बच्ची इन दरिंदों से तंग आकर मरने जा रही थी तो गांव के लोग उसे पकड़ कर लेके आए कि मरना कोई समाधान नहीं है, हम मुकदमा करवाएंगे, उन दरिंदों के खिलाफ लड़ेंगे। बच्ची में एक नई उम्मीद जगी। बच्ची उन गांव के लोगों के साथ, उन भले गांव के लोगों के साथ गई और मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमे की जांच डिप्टी को दी जाती है। जब गैंगरेप का मामला हो, गैंगरेप के मामले में बच्ची का एक मेडिकल बोर्ड के द्वारा, स्पेशलिस्ट लोगों के द्वारा करवाया जाता है। डिप्टी बच्ची को इधर उधर घुमाता रहा, कभी गंगानगर, कभी सूरतगढ़, कभी गंगानगर, कभी सूरतगढ़, और घुमाते घुमाते बच्ची पर मानसिक दबाव डालता रहा, मेडिकल नहीं करवाया। अंत में उस बच्ची से उसने कहीं दूसरी जगह से एक MBBS जो स्पेशलिस्ट नहीं था उस डॉक्टर को बुलाकर, सूरतगढ़, वो डॉक्टर सूरतगढ़ का नहीं था, बाहर से डिप्टी ने डॉक्टर को बुलाया और बुलाकर उस बच्ची का मेडिकल करवाया। और मेडिकल करवाते समय बच्ची पर दबाव दिया गया कि आपको तीनों लड़कों के नाम नहीं लेने, आपको उस लड़के का तो नाम लेना ही नहीं है जो लड़का मंत्री का रिश्तेदार है। उसके लिए उसे बार बार दबाव बनाया गया। बच्ची रोती बिलखती रही कि नहीं नहीं मेरे साथ ये हुआ है, लेकिन डिप्टी मानने को कहां तैयार था। ये जो डिप्टी प्रतीक मील है वो उसने नहीं माना इस बात को। बच्ची ने तंग आ गई, बच्ची को लगा कि ये मेरे को हरेसमेंट कर रहा है, तो बच्ची जिले के कप्तान SP साहब के साथ पास गई और बच्ची ने SP साहब को लिख के दिया कि आपका डिप्टी मुझ पर दबाव बना रहा है। ये बात लिखी तो रिकॉर्डेड है साथियों, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। लिख के दिया SP साहब को कि SP साहब ये आपका डिप्टी मुझे तंग परेशान कर रहा है, मुझ पर दबाव बना रहा है कि मैं तीसरे आदमी का या दूसरे आदमी का नाम ना लूं और इससे जांच बदली जाए। SP साहब ने उसकी जांच तो बदल दी, लेकिन प्रतीक मील डिप्टी साहब की जांच नहीं करवानी उचित समझी। वो जांच उसके पास नहीं थी, उसके बावजूद डिप्टी प्रतीक मील बच्ची को परेशान करता रहा कि तेरी जांच कोई करे, तेरे को उस बच्चे का नाम नहीं लेना है। जब बच्ची ये दबाव सहन नहीं कर पाई तो बच्ची ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की और कॉन्फ्रेंस करके सारी बात दुनिया को बताई, सारी बात दुनिया को बताई, भाई ये मेरे साथ हुआ है। और उसके बाद रात को उसने फांसी खा ली। अब बताओ साथियों, इसमें कौन जिम्मेदार है? इसमें यह जिम्मेदार है कि डिप्टी छुट्टी के दिन बच्ची को दाएं बाएं घुमाता रहा, मेडिकल बोर्ड से मेडिकल नहीं करवाना, बाहर से डॉक्टर बुलवाना, बच्ची पर दबाव बनवाना, ये सारी बातें बच्ची को आत्महत्या की ओर ले गई। दूसरा इसका यह कारण था, बच्ची को कहीं न कहीं यह भय था कि जो तीसरा अपराधी खुला सरेआम घूम रहा है और जो लोग उसकी खुले में मदद कर रहे हैं। बच्ची डर गई, सहम गई और उस डर को सहन नहीं कर पाई। और वो जो अपराधी खुला घूम रहा था वो राजस्थान के कैबिनेट मंत्री का रिश्तेदार है, उसका निजी रिश्तेदार है। तो कैबिनेट मंत्री ने यह कहा कि हमारे रिश्तेदार का नाम नहीं आना चाहिए डिप्टी साहब। अब उसके लिए उसने राजनीतिक दबाव बनाया होगा, उसके लिए उसने पैसे दिए होंगे, लेकिन कहीं न कहीं डिप्टी बिक गया। कहीं न कहीं उस प्रतीक मील डिप्टी साहब ने अपनी आत्मा मार दी और आत्मा मारकर बच्ची पर दबाव डलाया। तो ये दो गुनहगार हुए, साजिश रचकर बच्ची को मारा गया। मैं तो ये कह रहा हूं उस मंत्री पर 120B का मुकदमा दर्ज हो और मंत्री का नाम सुमित गोदारा है। जो मेरे समाज के लोग हैं, जो मेरे जानकार लोग हैं, चाहे वो किसी समाज धर्म से हैं, वो लोग किसी भी तरीके से उस मंत्री से संबंध रखते हैं, तो मेरा उनसे हाथ जोड़कर ये निवेदन है, आप कम से कम उस मंत्री को ये पूछो कि भला मानस तेरो बण बच्ची के बिगाड़ो। अगर तेरी बेटी के सगे साहब को अगर गैंगरेप हुई तो तू के ई साहब भी आरोपी ने शरण दे तो ई साहब ही डिप्टी ने कोई फोन करके दबाव देन तो गए कहो मेरो रिश्तेदार है तन इन गिरफ्तार कौन करनो। बेटी का बाप की तो सोच तो तू भी परिवार और आदमी है। एक परिवार हूं, दो बेटियां चली गई, एक बहू चली गई, एक बेटी चली गई। जेकी बहू चली गई है बिना छोटा छोटा बच्चा है,
वह बच्चा बिना माँ का हो गया, कौन जिम्मेदार है? बा एक दो ना मानो जका बिना दो बच्चा और है, वह भी बिना माँ का किया जीवन जिएगा। सोचने वाली बात है साथियों। और हम ऐसी संगीन घटना पर भी यदि चुप रहेंगे तो मेरा कहने का मतलब ये है साथियों, हमें जीने का हक नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम ऐसे मार्मिक मामले में भी यदि चुप हैं तो हमारी आत्मा मर चुकी है। हम सांस ले रहे हैं लेकिन केवल शरीर से। इसलिए साथियों बड़ा गंभीर मामला है और हमें जुड़े रहना है जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। और न्याय उस परिवार को नहीं, न्याय आने वाली पीढ़ियों का है। उस परिवार को तो हम क्या न्याय दिलवाएंगे जिस घर से दो दो बच्चियां चली गई? हम उन बच्चियों को वापस ला के नहीं दे सकते। अगर उनको जेल हो जाती है, इन अपराधियों को फांसी भी हो जाती है, तो वो बच्चियां वापस नहीं आएंगी। लेकिन सवाल आने वाली पीढ़ियों का है। आने वाली पीढ़ियों का है कि ये अधिकारी भी सबक लें, ये पुलिस के अधिकारी भी सबक लें कि इस प्रकार का काम चलेगा नहीं, क्योंकि वो भी हमारे समाज में रहते हैं। उन्हें भी सोचना होगा कि इस प्रकार की घटनाएं से कल उनकी बहन बेटी भी इस घटना की शिकार हो सकती है। अपराधी कभी किसी का घर नहीं देखता, ये किसका घर है? अपराधी का कभी कोई सगा नहीं होता। मंत्री का अपराधी सगा हो सकता है, लेकिन अपराधी का सगा मंत्री नहीं हो सकता, क्योंकि जिस दिन वो कहीं उसे और अपराध करने की जगह नहीं मिलेगी ना, वो उस दिन उस मंत्री के घर भी अपराध करेगा। तो साथियों ये निवेदन है कि जिस प्रकार से हम पीछे डटे रहे उसी हिसाब से हमें आगे डटे रहना है, क्योंकि ये लंबी न्याय की लड़ाई है। और लंबी न्याय की लड़ाई है तो हमें बड़े सविवेक से लड़नी है और बड़े सिस्टम से लड़नी है। मैं सूरतगढ़ के जनप्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त करूंगा। दो पूर्व एमएलए थे, बादू जी थे, नागपाल जी थे, एक मौजूदा एमएलए के प्रतिनिधि थे। मौजूदा एमएलए साहब बाहर थे, लेकिन उनका भाई 24 घंटे हमारे साथ वहाँ बैठा रहा। तो मैं उन जनप्रतिनिधियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी समाज के जो लोग थे, अन्य समाज के जो लोग थे, सर्व समाज के जो लोग आए, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस एक मार्मिक घटना पर पूरा साथ दिया। और इतनी बात होने के बाद शायद पुलिस के कुछ दिमाग में आए, कुछ वो सोचें, तो शायद हमें ना करना पड़े। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हमें आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। अगर जल्द ही इस आरोपी को, उसको मैं डिप्टी तो नहीं कह पाऊंगा क्योंकि वो आरोपी है, 306 का आरोपी है, उस 306 के आरोपी को सस्पेंड करे सरकार और उसकी गिरफ्तारी हो। और सस्पेंड होने के सबूत प्राप्त हैं और जांच की आवश्यकता नहीं है। यदि मरने वाला व्यक्ति सुसाइड नोट लिख के जाता है तो उस सुसाइड नोट के आधार पर तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। यदि इसकी जगह कोई आम आदमी होता है तो अब तक गिरफ्तार कर लिया जाता। ये जो डिप्टी है ये राज के प्रभाव से आज तक गिरफ्तार नहीं हो रहा है। कल की एफआईआर हुई है, अब तक डिप्टी सस्पेंड नहीं हुआ। इसका मतलब राज, इस मामले में राज भी गंभीर नहीं है। जब सुसाइड नोट तो लिखा हुआ होता है, उसमें हो सकता है कोई बात नहीं लिखी जाए। उस बच्ची ने तो लाइव कई मीडिया साथियों को अपनी बात कही है। फिर पुलिस किस चीज का इंतजार कर रही है, किस चीज की जांच कर रही है? पहली बात तो ये उसने मानसिक दबाव ये बनाया, जिस बच्ची का मेडिकल बोर्ड के द्वारा मेडिकल होना चाहिए था, सेम डे होना चाहिए था। सीआरपीसी कहती है कि तुरंत उसका मेडिकल हो, उसकी लेट लतीफी ये दर्शाती है कि उसने बच्ची को दबाव बनाया है। इसमें कोई सबूत की आवश्यकता नहीं है, वो सबूत तय है। दूसरा ये सबूत है एसपी साहब को लिख कर बच्ची ने दिया अपने हाथ से। वो सुसाइड नोट ये एक प्रकार का जिसमें बच्ची ने लिखा है कि डिप्टी ने हमारे पर दबाव डाला है। तीसरा वो मीडिया साथियों को जो बयान दे के बच्ची गई है। तो पुलिस किस चीज का इंतजार कर रही है? क्या इंतजार कर रही है पुलिस?
मुझे पता नहीं है क्यों पुलिस ये नाटक कर रही है अब तक। क्या पुलिस कर्मचारी की बेटी के साथ इस प्रकार की घटना घटित होती और उस घटना में बच्ची के इतने एविडेंस साथ होते तो पुलिस आज तक बैठी रहती? क्या उस आदमी को गिरफ्तार नहीं करती? ये दवेत रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? क्योंकि वो परिवार गरीब है, इसलिए शासन और प्रशासन दोनों इन्वॉल्व हैं। दोनों इस गरीब परिवार का खून चूस रहे हैं। ये तो मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद मीडिया के साथियों को देना चाहता हूं। मीडिया के साथियों की आत्मा जिंदा है और उन्होंने अपनी आत्मा जिंदा होने का प्रमाण दिया है। मीडिया साथियों का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस दर्द को अपना दर्द समझा। साथियों, डिप्टी सस्पेंड होगा और कब होगा? जब हम मजबूती से खड़े रहेंगे। और डिप्टी सस्पेंड नहीं होगा, मंत्री को भी जेल जाना पड़ेगा। मंत्री की अपने जांच कराएंगे, लेकिन अकेला एक आदमी जांच नहीं करवा सकता। इसके लिए सभी लोगों को एक होना पड़ेगा। जाति, धर्म, राजनीतिक विचारधारा छोड़कर हमें एक होना पड़ेगा। जब हम सारी जाति, धर्म, राजनीतिक विचारधारा छोड़कर एक हो जाएंगे तो डिप्टी सस्पेंड होगा, उसे जेल होगी। और जो मंत्री है, मंत्री पद तो जाएगा, लेकिन उस पर भी मुकदमा 120B का दर्ज होगा, क्योंकि मंत्री ने उस अपराधी को बचाया है। उसे बचाने का काम किया, उसे अपने पास छुपाए रखा है। विद्याधर भाई, आपकी बात ठीक है, हमें धरना देना चाहिए, आपका आक्रोश ठीक है, लेकिन हम शांति प्रिय लोग हैं और सारी प्रक्रिया कानूनन अपनाएंगे। धरना भी देंगे जरूरत पड़ी तो, रोडें भी जाम करेंगे जरूरत पड़ी तो। जैसा प्रशासन, जिस भाषा में प्रशासन हमसे जवाब चाहेगा, हम उस भाषा में प्रशासन को जवाब देंगे। इसलिए प्रशासन हमारे धैर्य की परीक्षा न ले। मेरा एसपी साहब से निवेदन है इस फेसबुक के माध्यम से कि एसपी साहब, आपको उस बच्ची का दिया हुआ नोटिस मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल नहीं होना, सेम डे मेडिकल नहीं होना, और मीडिया को दिया गया बयान, जिस बयान में बच्ची कहती है कि मुझे डिप्टी से डर है, डिप्टी मुझे दबाव बना रहा है कि मैं लड़कों के नाम नहीं लूं, मैं तुझे दूसरे मुकदमे में फंसा दूंगा, ये सारे एविडेंस पर्याप्त हैं। जब लाइव वीडियो है, बच्ची के 4 चैनलों में अपना इंटरव्यू दिया हुआ है और उसके तुरंत बाद दिन में बच्ची इंटरव्यू देती है, रात में बच्ची फांसी खा लेती है, तो वो एक प्रकार का सुसाइड नोट ही है। जब सुसाइड नोट आपको मिल चुका, आपको कई दिन पहले डिप्टी साहब के खिलाफ, उस आरोपी के खिलाफ लिखित में सूचना दे दी गई, उसके बाद मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल का बोर्ड गठन करके मेडिकल नहीं करवाना, ये सारी बातें इस बात का प्रमाणित है कि वो आदमी 306 का मुलजिम है, आरोपी नहीं है, वो 306 का मुलजिम है। तो एसपी साहब, आप अपनी हिम्मत दिखाओ और कुछ इंसानियत दिखाओ। आप भी घर परिवार वाले हैं, उसको तुरंत आप सरकार से सस्पेंड करवाओ और इस मामले में गिरफ्तार करो और उसका चालान पेश करो। और एसपी साहब, यदि आपसे ये बात नहीं हो रही है तो आप हमें इस बात का खुला कह सकते हो, हम कहीं और चले जाएंगे। उस मंत्री को भी, आप मंत्री के खिलाफ भी 120B का मुकदमा दर्ज करो, और यदि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिम्मत नहीं है तो पहले आप ये जांच करो, मंत्री के फोन की CDR निकालो और इस जो तीसरा अपराधी था, उस अपराधी के जितने भी रिश्तेदार हैं, परिवार है, उन सब की कॉल डिटेल निकालो और मैच करो कि मंत्री से कितनी बार बात हुई है, किन किन लोगों की बात हुई है, जिन जिन लोगों ने इस अपराधी को बचाने की मंत्री से सिफारिश की है, उन सबको आप गिरफ्तार करो, क्योंकि वो लोग भी उस अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अपराधी को बचाना बड़ा अपराध है, अपराधी को शरण देना बड़ा अपराध है।
इसलिए एसपी साहब, आप हम जैसे पुजारी लोगों की परीक्षा न लो। पुजारी बड़ा नास्तिक आदमी होता है, उसे विश्वास होता है कि भगवान आएगा एक दिन और हमें बचाएगा। एसपी साहब, हम तो आपको भगवान मान रहे हैं, आप कानून के भगवान हैं, और हम आप इस भगवान से उम्मीद करते हैं कि भाई आप न्याय करो। आप न्याय करोगे तो एक बड़ा मैसेज जाएगा। ये सूरतगढ़ अपराधियों का गढ़ होने से बचेगा। तो किस चीज का इंतजार है अब आपको? सारी चीजें शीशे के सामने खुली हुई है। अगर न्याय में देरी होती है, न्याय में देरी भी अपने आप में परिवादी को मारना ही है। परिवादी न्याय की आस में प्रतिदिन घुटता है। तो एसपी साहब, आपसे निवेदन है, आप अपने जांच अधिकारी से कहें, ये जो भी प्रेस वार्ता के जो सार्वजनिक वीडियो हैं उस बच्ची के, उन वीडियो को आप कलेक्ट करें, उन वीडियो को एविडेंस पे ले, और जो आपको एक लिखित में कागज दिया है उसको आप एविडेंस पे ले, और जो लेट हुई है बात मेडिकल में उसको आप एविडेंस में ले, और तुरंत उसे गिरफ्तार करें। क्योंकि जब अपराधी खुला फिरता है तो परिवादी को डर रहता है, और ये तो बड़ी पहुंच वाला अपराधी है, इससे परिवार सहमा हुआ है और डरा हुआ है। तो साथियों, आप सबसे निवेदन है, जब भी पूरी संघर्ष समिति कोई भी निर्णय का ऐलान करे तो आप एक छोटे से मैसेज पे तैयार रहो। एक छोटे से मैसेज पे तैयार रहो। अगर हम एक छोटे से मैसेज पे तैयार रहेंगे तो आने वाले समय हमारे बच्चों का सुरक्षित रहेगा। कोई दूसरी आबा नहीं बढ़ेगी, कोई दूसरी आबा को फांसी खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक सामाजिक अपराध है। ये एक सामाजिक अपराध है, और सामाजिक अपराध बहुत बड़ा अपराध होता है। जो अक्षम्य अपराध होता है उसको किसी स्थिति में क्षमा नहीं किया जा सकता, किसी स्थिति में क्षमा नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ा अपराध है। परिवार की बच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल के गई, वो तो थक चुके हैं परिवार के लोग। तो उनकी हिम्मत नहीं है वो किसी चीज़ का मुकाबला करें, क्योंकि जिस परिवार से दो बॉडियां उठे, दो लोगों का अंतिम संस्कार उन्हें करना पड़े, तो वो परिवार कुछ करने की हिम्मत में नहीं रहता। इसलिए साथियों, सोमवार को हम सभी ज्ञापन देंगे, उस पर हम कल शाम को फिर एक रणनीति बनाएंगे। ज्ञापन में हमें क्या लिखना है, और मेरा ये निवेदन है, जो भी साथी मुझे जहाँ से भी सुन रहा है, कोई भी जाति धर्म का हो, इंसानियत की बात है ये, उसमें हमारी जो मांगे हैं मैं आपको बता देता हूँ। 306 के जो मुलजिम हैं उनको तुरंत गिरफ्तारी हो। जो 306 के भी FIR हुई है कल, उस FIR की कॉपी, मेरे जो नंबर हैं, आप फेसबुक पे मेरे नंबर हैं, कोई साथी नंबर ले लें, फेसबुक की कॉपी चाहिए कि मैं उनको कॉपी दे दूंगा, FIR की कॉपी फेसबुक के माध्यम से मैं आपको FIR की कॉपी दे दूंगा। आप मुझे व्हाट्सअप करना, उसमें आपको ये लिखना है जो 306 के आरोपी आज खुले घूम रहे हैं, अपराधी हैं वो हमारी नज़र में, तो उन अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करें। दूसरी, पुलिस पर हमें लग रहा है कि जांच सही नहीं करे तो SOG से जांच की लिखें उस ज्ञापन में। तीसरा, जिस मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उस मंत्री को मंत्री पद से हटाया जाए तुरंत, और उसके खिलाफ जांच की जाए। ये बातें लिखकर मुख्यमंत्री जी के नाम हमें ज्ञापन लिखना, और अपने उपखंड कार्यालय से आपका जो SDM है, आप मार्फत SDM वो ज्ञापन दे दें। ज्ञापन के लिए कोई 100 आदमियों की आवश्यकता नहीं है। जो आदमी एक है तो वो अकेला जाके ज्ञापन दे के आ सकता है, 10 आदमी है तो 10 आदमी जाके ज्ञापन दे के आ सकते हैं।
और 100 आदमी है तो 100 आदमी जाके ज्ञापन दे के आ सकते हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि भैया ये एक आदमी की लड़ाई नहीं है, हम सब की लड़ाई है। ये इंसानियत को बचाने की लड़ाई है। जो इंसानियत कलंकित हो रही है उस कलंकित से उस इंसानियत को बचाने की लड़ाई है। यदि हम आज सोते रहे तो ये दरिंदे हमें कभी माफ नहीं करेंगे। साथियों, मैं बहुत ज़्यादा बोल गया। अगर मैं कुछ गलत बोल गया हूँ तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती है तो आत्माएं अंदर तक हिलती है। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन पुनः करता हूँ, हम कल फिर चर्चा करेंगे। कोई और सुधार हो तो आप मेरे नंबरों पे व्हाट्सएप करें, आपके सुधारों को हम प्रयास करेंगे। जो संघर्ष समिति बनी हुई है उन लोगों के सामने भेजेंगे और इस न्याय की लड़ाई को हम जारी रखेंगे। धन्यवाद साथियों।